अगेन वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन। अभी आपने देख लिया जीएसटी कब आया, क्या आया, बट मुझे जीएसटी पे करने के लिए पहले जीएसटी का क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मीन्स ऑब्टेनिंग अ यूनिक नंबर। दो लोगों का जीएसटी नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, इट इज अ यूनिक नंबर। अच्छा, क्यों लेते हैं जीएसटी नंबर? पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द जीएसटी अथॉरिटीज। कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करना और गवर्नमेंट से आईटीसी क्रेडिट लेने, दोनों के लिए आपको जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। नाउ बिफोर वी गो कि ये जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके पहले जीएसटी के कुछ फीचर्स है रजिस्ट्रेशन के, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इंडिया में देयर आर 29 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको कोई भी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब पूरे इंडिया के लिए एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। यू हैव टू टेक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस करना है, महाराष्ट्र का एक अलग जीएसटी नंबर होगा, गुजरात का एक अलग जीएसटी नंबर है, कर्नाटका यू हैव अ डिफरेंट जीएसटी नंबर। सो रिमेंबर, नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर महाराष्ट्र में ही आपको मुंबई में बिजनेस करना है, नासिक में बिजनेस करना है, पुणे में करना है, अमरावती में करना है, अकोला में करना है, तो ये सारे के सारे बिजनेसेस एक सेम स्टेट में है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये सारे एग्जाम्पल्स में से कोई एक सिटी या कोई एक बिजनेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलो, उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो और बाकी सारे प्लेसेस बिकम्स योर एडिशनल प्लेस। सो विद इन द स्टेट 100 ब्रांचेस है तो भी एक रजिस्ट्रेशन यूज हो सकता है, बट जैसे ही स्टेट क्रॉस किया आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ही आपके दो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स है, डीलिंग इन क्लोथिंग। रिलायंस पेट्रोलियम है, जिसके पेट्रोल पंप्स है, एंड रिलायंस फ्रेश जो वेजिटेबल्स में डील करता है। रिलायंस हर एक बिजनेस वर्टिकल के लिए एक सेपरेट जीएसटी नंबर ले सकता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर अ सिंगल ओनर। एंड फाइनली, अगर आपका कोई भी एक बिजनेस यूनिट अगर एसईजेड में, रिमेंबर लिख लीजिए कहीं पे, एसईजेड का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपका कोई यूनिट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एसईजेड, आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एसईजेड के यूनिट के लिए। इवन दो ये एसईजेड मुंबई में ही हो सकता है, आपके एक ब्रांच एसईजेड के अंदर और एक जस्ट उसके बाहर भी होगा, पर फिर भी आपको दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो याद रहेगा, एक सिंगल सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एक ही स्टेट है तो आप एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, और अगर आपका यूनिट एसईजेड में है तो उसका एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो दो सेक्शंस के अंदर होता है, अंडर सेक्शन 22, अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 22 एज वेल एज सेक्शन 24। 22 का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस। अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो सेक्शन 22 के अंदर तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 24 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन 24 रिक्वायर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर वहां पे लिखे हुए किसी भी कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। So we are first starting with registration under section 22. Section 22 में सबसे पहला पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी अग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। नाउ अग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था।
एक बार आपको समझने के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे वापस दिया हुआ है. इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, exempt सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग द सेम पैन नंबर, और वो एक्सक्लूड करता है रिवर्स चार्ज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस. ये पूरा सेक्शन है, आपको याद रखना है. सो इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर लिमिट 40 लाख से ज्यादा है, इफ इट एक्सीड्स 40 lakhs फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, अगर आपका एक साल के फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है, तो यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22. इंडिया में देयर आर अ फ्यू स्टेट्स जो अभी इतने डेवलप नहीं हुए, जिसको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं. नीचे यहाँ पे वो 10 स्टेट्स के नाम दिए. अगर आपका जो बिजनेस है वो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में है, तो आपकी जो 40 लाख की लिमिट है वो कम होके इट इज रेड्यूस टू 20 लाख. सो रिमेंबर, अग्रीगेट टर्नओवर लिमिट सिर्फ 40 लाख नहीं है. फॉर अ नॉर्मल स्टेट इट इज 40 लाख. हाउएवर, अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाते हो तो इट कम्स डाउन टू ₹20 लाख. आपको ये 10 के 10 स्टेट याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, बिकॉज एमसीक्यू में आपको स्टेट के नाम से पूछ सकते हैं कि डैश इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. तो ऑप्शन इनमें से कोई भी एक हो सकता है. अच्छा, दूसरी बात, ये जो 40 लाख या 20 लाख की मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें आपका जो टर्नओवर है वो सिर्फ अपना ही, मतलब ओनली योर अकाउंट नहीं. इफ यू आर सेलिंग इट ऑन समबडी एल्सेस बिहाफ, अगर आप किसी और के लिए माल बेच रहे हो तो वो आपका टर्नओवर तो इंक्लूड करेगा ही, प्लस जिसके लिए आप माल बेच रहे हो इट विल इंक्लूड द टर्नओवर ऑफ योर ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. खुद का भी इंक्लूड करना पड़ेगा और प्रिंसिपल का भी इंक्लूड करना पड़ेगा. सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, 40 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है. 40 लाख फॉर अ नॉर्मल स्टेट, 20 लाख फॉर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. राइट. इसके अलावा, टर्नओवर के अलावा, आर देयर सम अदर क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन? यस. सी, ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई 2017 के पहले इंडिया में बिजनेस ही नहीं होता था, या फिर हम कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करते ही नहीं थे. हम पे करते थे सेल्स टैक्स, वैट, अलग अलग ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, अलग अलग टैक्सेस हम पे करते थे. अभी गवर्नमेंट एक दिन आई और उन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2017 से वी आर गोइंग टू चार्ज व्हाट, जीएसटी. तो जो बिजनेसेस पहले दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स लॉस पे करते थे, अब वो पे करेंगे क्या, जीएसटी. तो उन्हें कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अंडर जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा, और उनके लिए डेट फिक्स है बिकॉज दे वर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ. सो उनके लिए नाउ द डेट इज 1 जुलाई 2017. अगेन an MCQ question, if you're migrating from an old indirect tax law to GST, what will be the applicable date? The applicable date is 1 July 2017. उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय सक्सेशन. सक्सेशन मतलब होता है फ्रॉम योर फादर टू यू और फ्रॉम हिज फादर टू योर फादर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे बिजनेस ट्रांसफर होना. ओके. अगर बिजनेस आपने सक्सीड किया है तो यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन. उसके अलावा कभी कभी दो बिजनेस अमालगमेट भी हो जाता है, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू एंटिटी. अगर दो बिजनेस अमालगमेट हो रहे हैं तो डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज द डेट व्हेन दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. और फाइनली फिर से याद रखना, ये जो भी टर्नओवर की बात हम कर रहे हैं, दिस इज ऑन अ फाइनेंशियल ईयर बेसिस. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स, इट्स अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 1st to 31st ऑफ मार्च. कैलेंडर ईयर जैन से दिसंबर नहीं हम कैलकुलेट करते हैं, वी डू इट फॉर अप्रैल टू मार्च. राइट. नेक्स्ट,
अभी हमने जो देखा था वो अंडर सेक्शन 22 था। नाउ ये जो रजिस्ट्रेशन है दिस आर अंडर सेक्शन 24। नाउ सेक्शन 24 बोलता है अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इस सेक्शन में जो भी बंदे हैं उनको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पर्सन मेकिंग सप्लाई आउट ऑफ स्टेट। एक इंडिविजुअल है, अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, 40 लाख का टर्नओवर हुआ नहीं है, पहला ही ऑर्डर लेट्स से फॉर एग्जांपल इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस इंडिविजुअल इज बेस्ड इन महाराष्ट्र, उसको सिर्फ 10,000 का ऑर्डर महाराष्ट्र से किधर भेजना है, गुजरात। सर आपको याद है टर्नओवर तो कितना था, 40 लाख था, बट इसने सिर्फ 10,000 का माल बेचा। ये कौन सा सप्लाई हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, और इंटर स्टेट सप्लाई रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। याद रहेगा, इंटर स्टेट सप्लाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। व्हाट इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा पूरा बिजनेस सेट है मुंबई में, एक एग्जीबिशन है 5 दिन के लिए, किधर, इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। उन्होंने मुझे बुलाया है कि आप आइए 5 दिन यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगा के जस्ट सेल योर गुड्स। मैं रजिस्टर्ड हूँ किधर, मुंबई में, मैंने यहाँ पे जीएसटी वगैरह सब लिया है। अभी 5 दिन माल बेचूंगा, कहाँ पे बेचूंगा, दिल्ली में। अच्छा, वहां पे माल बेचा तो वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा। एन इंडिविजुअल हु इज डूइंग बिजनेस इन अ टेरिटरी, एक ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहा है जहां पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको बुलाते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, इफ यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस, ओके। पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी जनरली जीएसटी में क्या होता है ना, आप अगर एक गुड्स खरीदते हो तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, बिकॉज यू आर द परचेजर, यू आर द रेसिपिएंट। आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाते टैक्स भरने, द टैक्स इज पेड बाय द सप्लायर। बट इन सम सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस में, जहां पे द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स लाइज विद द रेसिपिएंट एंड नॉट द सप्लायर। आप भले ही गुड्स रिसीव कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन एक्सेप्शन टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है, तो सप्लायर इंडिया से बाहर है। अभी इंडिया से बाहर है तो वो तो इंडिया में आके जीएसटी भरने वाला नहीं है। आप भले ही बायर है, यू आर द रिसिपिएंट, इन दिस केस यू हैव टू पे द जीएसटी, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। और जीएसटी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सो इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको हम शॉर्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। अभी एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, जो भी आपने सुना होगा, आई एम श्योर ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। अगर आपका बिजनेस है, रेडमी, एमआई सुना है आपने, अगर आप एमआई का फोन फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे सेल करते हो, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो। लेकिन अगर एमआई अपना फोन, शाओमी अपना फोन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे नहीं बेचकर खुद के ऐप पे, एमआई ऐप या एमआई के वेबसाइट पे बेचता है, देन इट्स नॉट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी 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 केयरफुली, इफ यू आर यूजिंग, अगर आप एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यूज करते हो अपना गुड्स बेचने के लिए, देन यू आर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो। लेकिन अगर आप खुद का, इफ यू यूज योर ओन वेबसाइट, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो। सो इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, you are required to be compulsory registering under section 24. Point number 5 is your non-resident taxable person. बंदा इंडिया में रहता ही नहीं है, he is a resident of, let's say for example, US,
लेकिन उसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है इंडिया में, इज कमिंग टू इंडिया टू मेक सम मनी। इंडिया गवर्नमेंट बोलता है तूने इंडिया में पैसे कमाए हैं तो तुझे इंडिया में टैक्स भरना ही पड़ेगा। और वो बंदा अगर इंडिया में टैक्स भरना चाहे, जीएसटी भरना चाहे, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा कंपलसरी। Yes. So the 5 important points that you should remember under Section 24 are interstate supply individuals, casual taxable person, persons under reverse charge, electronic commerce operators, and finally non-resident taxable person. रजिस्ट्रेशन शुरू किया था तभी अंडर सेक्शन 22 कुछ कंडीशनल रजिस्ट्रेशन थे, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, पर कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। यस, सेक्शन 23 बोलता है कि देयर आर सम इंडिविजुअल्स या सम पर्सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, उनका साल में कितना भी टर्नओवर हो, व्हेन आई से साल आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना भी टर्नओवर हो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता नहीं है। नाउ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, वेरी 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 सिंपल, यहाँ पे टेक्निकल भाषा में थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में एग्रीकल्चरिस्ट लिखा है, बट आपको और मेरे को समझने के लिए ये किसान, फार्मर। नाउ एनी फार्मर, किसान जो इंडिया में फार्मिंग करके पैसे कमा रहे, स्पेसिफिकली बोला है exempt from registration to the extent of supply produce out of cultivation of land। अगर वो सिर्फ फार्मिंग से पैसे कमा रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नहीं, फार्मिंग से कमा रहा है तो रजिस्ट्रेशन करने का नहीं। बट अगर वही एग्रीकल्चरिस्ट फार्मिंग के साथ कोई और साइड बिजनेस भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल ही ओन्स अ स्टोर, उसका अपने गांव में ही एक शॉप है, तो शॉप से जो पैसे कमा रहा है प्लस एग्रीकल्चर से पैसे जो कमा रहा है वो मिला के अगर 40 लाख के ऊपर हो जाएगा तो ही विल हैव टू रजिस्टर। लेकिन एग्रीकल्चर से ही अगर उसका टर्नओवर 50 लाख हो रहा है, 50 लाख 40 लाख के लिमिट से ज्यादा है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। सेकेंड पॉइंट, एक्सक्लूसिवली इन नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स। एक दूध की डेयरी है इंडिया में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट येट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो अगर एक बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ डेयरी चला रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचता है जिसपे उसको टैक्स भरना पड़ता है, अगर उसको टैक्स भरना ही नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। एंड लास्टली नोटिफाइड पर्सन। अब ये नोटिफाइड करता कौन है? इट कैन यू बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कैन बी योर स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सामने से आपको आके बोलती है कि ओके कल से डॉक्टर्स या लॉयर्स या लेट्स से फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में योर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्होंने आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड किया हो उससे आप कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्नओवर दे विल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नहीं। सो अभी तक के लिए रिमेंबर दिस, सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है और सेक्शन 24 है। 22 डील्स विथ कंडीशनल रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं, टर्नओवर का कंडीशन है, वहां पे माइग्रेशन का कंडीशन है, बिजनेस सक्सेशन का कंडीशन है, अमालगमेशन का कंडीशन है। सेक्शन 23 आपको बताता है कि किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज योर एग्रीकल्चरिस्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करा या नोटिफाइड पर्सन। एंड सेक्शन 24 विल टेल यू अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आई होप अभी तक सब क्लियर हो। मूविंग ऑन, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखना है। ये जो पॉइंटर्स है ये स्पेसिफिकली एमसीक्यू के एंगल से डाला हुआ है। नाउ पहला पॉइंट, every person who is liable to be registered under section 22 or 24 shall apply for registration। अभी बोल्ड किया हुआ है, ये डेज आपको याद रखना है ना। एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ या 60 डेज। तो रिमेंबर, आपको भले लगता हो कि 30 डेज और 1 मंथ तो सेम है, बट वहां पे आपको जब आंसर चूज करना है तो इट हैज टू बी 30 डेज, बिकॉज ये जो भी है दिस इज अ लॉ एंड यू कैन नॉट जस्ट चेंज द लॉ। आप बोलोगे कि नहीं 1 महीना भी तो 30 दिन ही होता है, बट नहीं, लॉ में अगर उसने 30 डेज लिखा है तो योर आंसर शुड स्टेट
30 days. So remember, जैसे ही सेक्शन 22 हो या सेक्शन 24 हो, इट डजंट मैटर, आप अगर लाइबल होते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस दिन लाइबल हुए उसके विद इन 30 डेज यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। दो कैटेगरीज है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नाउ ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये बिजनेस शुरू करने से पहले ही इन्हें आइडिया होता है कि वी आर गोइंग टू मेक मनी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। तो इनको बिजनेस शुरू करने से कम एटलीस्ट 5 days बिफोर, कम से कम 5 दिन पहले अप्लाई करना है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। सो बाकी सबका विद इन 30 डेज है। सिर्फ ये दो कैटेगरी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट, राइट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है? सो जीएसटी REG 01, अलग अलग फॉर्म के आपको नंबर्स दिए होंगे। अगर आप यूनिट 4 में देखते हो, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। दोनों में आपको टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में अलग अलग फॉर्म्स है और फॉर्म किस यूज में, किस काम में आता है, वो सारे दिए हुए हैं। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म हम यूज करते हैं, दैट इज जीएसटी REG 01, राइट। एक बार सर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया ना, तो वो कब तक वैलिड होता है? द वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अंटिल इट इज कैंसल्ड। जब तक आप सामने से जाके वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाओगे, तब तक वो रजिस्ट्रेशन क्या होने वाला है? वैलिड रहने वाला है। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, बट आई हैव टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मुझे अच्छा लगता था मेरे शॉप में वो जीएसटी नंबर रखना, तो आई हैव टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वो कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। कितने कंडीशंस है? 3। अगर रजिस्ट्रेशन लेने के मैंने 6 महीने के अंदर, इफ आई डू नॉट स्टार्ट माई बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया या किसी और को क्या कर दिया, ट्रांसफर, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड फाइनली अगर मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं किए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो ये स्लाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन टर्म्स ऑफ योर एमसीक्यूज। ये स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन है, बी वेरी 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 क्लियर। इसको आप प्लीज 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 याद रखना, राइट। नाउ रजिस्ट्रेशन के बाद द नेक्स्ट टॉपिक अंडर यूनिट 3 इज योर पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो, मैंने स्टार्टिंग में यूनिट नंबर 1 में बोला था कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं इन बीएमएस, तो हम जीएसटी की बात करते हैं। तो अभी हमारा एक नोशन हो गया, हमको ऐसा लगता है कि पेमेंट्स, जो भी हम जीएसटी के अंदर पेमेंट्स है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज योर जीएसटी। बट ऐसा नहीं है। एक इंडिविजुअल जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, उसको कुछ और भी टैक्सेस भरने पड़ते हैं। दीज आर अ पार्ट ऑफ जीएसटी ओनली, नथिंग डिफरेंट। बट ये अलग अलग टाइप्स है जो जीएसटी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप पे करते हो, टीडीएस पे करते हो, सुना होगा आपने टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड अंडर रिवर्स चार्ज, एंड फाइनली इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर पेमेंट्स। तो एक इंडिविजुअल जो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है, वो ये 5 अलग अलग, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी हैज टू पे ऑल, ये 5 अलग अलग पेमेंट्स गवर्नमेंट को कर सकता है। जो आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, उसमें आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करते हो, जो आपने कलेक्ट किया है कस्टमर्स से एट 5%। अगेन आई एम रिपीटिंग द रेट्स, याद रखना, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ओके, वो पे कर सकता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अच्छा जनरली क्या होता है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इफ अ गवर्नमेंट इज गिविंग यू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल टू ले अ रोड, एक रोड बनाने का आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया है 10 लाख रुपए का। सो आपका जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नमेंट जब आपको पैसे देगी ना, तो दे विल नॉट गिव यू द एंटायर 10 lakhs, they will deduct a certain percentage as TDS.
तो वो गवर्नमेंट पहले ही डिडक्ट करेगी और फिर जो अमाउंट है दैट विल बी गिवन टू यू एज योर फाइनल पेमेंट। या फिर लेट्स एग्जांपल यू गो टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस, आपने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया, जब आपको सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो पहले ही बेस्ड ऑन वॉट एवर योर पैकेजेस, आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करके फिर ही आपको वो पैसे देता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से वो इनकम का सोर्स है वहीं पे उन्होंने टैक्स क्या कर लिया है, डिडक्ट किया। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स काफी सिमिलर है, सुनने में भी सिमिलर है, कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस बीइंग जब ये पैसा कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करता है तो इट्स कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स, एंड व्हेन इट इज डन बाय एनीबॉडी एल्स इट इज कॉल्ड टीडीएस। तो याद रहेगा टीडीएस एंड टीसीएस, देयर आर सर्टेन ड्यू डेट्स। अभी आपने कस्टमर से तो टैक्स कलेक्ट कर लिया, आपने अपने पास रखने के लिए तो नहीं कलेक्ट किया, यू गोइंग टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, आपको आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये पैसे भरने का या ये उनके पास जमा करने का या उनको पे करने का एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है। विल गो टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। पर अगर आपने नहीं किया या कम ज्यादा किया, देयर मे बी अ शॉर्ट पेमेंट, देयर माइट बी अ लेट पेमेंट, जितना भरना चाहिए था उतना नहीं भरा या भरा ही नहीं या भरा लेकिन लेट भरा, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर फीस दैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट। तो ये चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को पे करनी होती है। कौन कौन पे करता है? रजिस्टर्ड डीलर। सबसे पहले तो आपको जीएसटी भरने के लिए एक रजिस्टर्ड डीलर होना जरूरी है। एक रजिस्टर्ड डीलर जिसको आरसीएम के अंडर टैक्स भरना पड़ता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो टीसीएस डिडक्ट करता है अपने सेलर्स से, टीसीएस उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एंड एनी डीलर, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन who is required to deduct TDS। तो रजिस्टर्ड डीलर आपका जीएसटी भरेगा, रजिस्टर्ड डीलर आरसीएम पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस पे करेगा, और एक डीलर है जो स्पेसिफिकली टीडीएस डिडक्ट करता है वो टीडीएस पे करेगा, राइट। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे डैश टू द अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी या टू द गवर्नमेंट। तो यू शुड रिमेंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर है मतलब वो क्या पे कर रहा होगा, TDS, TCS, GST या reverse charge, so he will be paying TCS, alright। अभी जब आप एक जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो आपका जैसे एक फेसबुक का एक अकाउंट होता है, वैसे ही जीएसटी विल गिव यू एन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑन दैट जीएसटी पोर्टल। वहां पे आप लॉगिन करेंगे ना, तो होम स्क्रीन पे यू विल हैव 3 लेजर्स, योर कैश लेजर, दैट इज बिकॉज एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ ऑनलाइन है तो नाम में इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर दिया। इट्स योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। जो भी आपके परचेज या सेल के ट्रांजैक्शंस है, दे आर रिकॉर्डेड इन योर कैश लेजर। जो भी परचेज या सेल के ट्रांजैक्शंस है, दे गो इनटू योर कैश लेजर। आप खुद जो सेल्फ असेस करते हो, क्या input tax credit, whatever credit you assess on your own behalf is into your electronic credit ledger, और based on your purchase and sale transaction जो भी आपकी एक महीने की टैक्स लाइबिलिटी होती है, that is registered in your electronic liability register। तो कोई भी इंडिविजुअल जब एक जीएसटी के लिए रजिस्टर करता है तो उसके अकाउंट में उसके पास 3 अलग अलग लेजर्स है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड टैक्स लायबिलिटी लेजर। अभी ये टैक्स पे करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए द इंडिविजुअल कैन यूज द क्रेडिट्स इन द क्रेडिट लेजर, या फिर वो पैसा किसमें भर सकता है, कैश में। अभी क्रेडिट लेजर के क्रेडिट यूज कैसे करना है वो यहाँ पे टेबल में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, आपके पास जो क्रेडिट है ना, वो आईजीएसटी का हो सकता है, वो सीजीएसटी का हो सकता है, वो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का हो सकता है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो किसका है, आईजीएसटी का। सो रिमेंबर, आईजीएसटी यूज करके पहले आप सिर्फ क्या पे कर सकते हो, आईजीएसटी। अगर कुछ बचा है
तो उससे यूज करोगे सीजीएसटी पे करने के लिए, और अगर फिर भी बचा है तो यू विल पे फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। द ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी भरोगे, फिर सीजीएसटी भरोगे, फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भरोगे। आईजीएसटी का क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एवरीथिंग। आईजीएसटी यूज करके आप सब कुछ पे कर सकते हो। सीजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले क्या भरना पड़ेगा, सीजीएसटी। पहले सीजीएसटी भरोगे और उसके बाद आप क्या भरोगे, आईजीएसटी। रिमेंबर, सीजीएसटी यूज करके यू कैन नॉट पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सिमिलरली एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है तो पहले आप क्या पे करोगे, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अगर बचता है तो आप क्या पे करोगे, आईजीएसटी। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी में देयर इज नो क्रॉस यूटिलाइजेशन। आप सीजीएसटी यूज करके एसजीएसटी या एसजीएसटी यूज करके सीजीएसटी पे नहीं कर सकते। अच्छा, ये हुई किसकी बात, क्रेडिट लेजर की बात। कैश लेजर में देयर इज अ फिक्स, वहां पे क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आईजीएसटी का कैश बैलेंस है तो उससे सिर्फ क्या पे कर सकते हैं, आईजीएसटी। सीजीएसटी का कैश बैलेंस है तो यू ओनली पे सीजीएसटी, एंड एसजीयूटीजीएसटी का कैश बैलेंस है तो यू ओनली पे एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। राइट, क्रेडिट है तो क्रॉस यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल, कैश है तो क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जीएसटी भरना है तो कब भरना है, विद इन 20 days ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब अगर आपको सितंबर मंथ का जीएसटी पे करना है तो इट शुड बी पेड विद इन 20th ऑफ अक्टूबर। अगले महीने की 20 तारीख तक वो पे हो जाना चाहिए, विद इन 20 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, टीडीएस या टीसीएस रहेगा तो कभी भरने का, जीएसटी भरने के लिए 20 days मिला है, टीडीएस टीसीएस भरने के लिए नेक्स्ट महीने में सिर्फ 10 दिन मिले। तो सितंबर का टीडीएस और टीसीएस कैन बी पेड बिफोर, ऑन और बिफोर 10th ऑफ अक्टूबर। राइट सर, अगर लेट हो गया तो मैंने भरा लेकिन मैंने 11th को भरा या मैंने 15th को भरा, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना परसेंट, 18%। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, लेकिन 18% इज फॉर द एंटायर ईयर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन लेट होते हो तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इट इज चार्ज ऑन अ पर टाइम बेसिस। जितने दिन आप लेट करोगे उतने दिन का ही आपको क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। राइट, एंड फाइनली मैंने जब ये क्रेडिट लेजर बोला था तब मैंने बोला था कि आप जो क्रेडिट लेजर है ना वो सेल्फ असेस करते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव परचेज। उस महीने में आपने जितना भी परचेज किया है उसके हिसाब से आप खुद एंट्री करते हो कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ आईटीसी मिलना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, नोइंगली या अननोइंगली, आपको पता था या आपको नहीं पता था, आपने गलती से वहां पे गलत अमाउंट डाल दिया है। व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट रिकंसिलेशन करता है, और अगर आपने कोई भी अनड्यू या एक्सेस क्लेम किया आईटीसी का तो जो भी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है उस पे आपको 24% का क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अगेन ये 24% भी पूरे साल के लिए है, एंड यू हैव टू ओनली पे इट ऑन अ पर टाइम बेसिस। जितने दिन के लिए आपने वो गलती क्लेम की है, जितने दिन आपको वो गलती सुधारने में लगता है, उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो जस्ट अ रिकैप कि इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 में हमने क्या किया। वी स्टार्टेड विद रजिस्ट्रेशन कि रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए। इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन, आपको हर एक स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक स्टेट में आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मल्टीपल बिजनेस के लिए हर एक बिजनेस वर्टिकल का एक अलग रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, और अगर एसईजेड में यूनिट है तो उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा। फिर हमने देखा कि सेक्शन 22 में अग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है, 40 लाख भी हो सकता है या 20 लाख भी हो सकता है।
एक नॉर्मल स्टेट में इट इज 40 लाख, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में इट्स 20 लाख। अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूडेड है वो इस टेबल में क्लियरली लिखा हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। उसके अलावा माइग्रेशन, सक्सेशन, अमालगमेशन, फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो लिखा हुआ है। सेक्शन 24 में किसको किसको रजिस्टर करना है वो लिखा है। इंटरस्टेट है, कैजुअल टैक्सेबल हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल है। एंड देन हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन टैक्सेबल या नोटिफाइड पर्सन को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने देखे एमसीक्यूज के लिए, प्लीज रिमेंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कौन से टैक्सेस हमको जीएसटी के अंदर पे करने पड़ते हैं, व्हाट आर द पेमेंट्स, who is required to pay them, and your utilization of the credit. Thank you very much. Oh.